मॉर्निंग बच्चों। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हम लोग पढ़ रहे थे। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स में हमने ऑक्सिन्स और जिबरेलिन्स ये दो ग्रोथ हार्मोन्स पढ़ लिए, दोनों ग्रोथ प्रमोटर्स हैं। तीसरा ग्रोथ प्रमोटर जो कि ग्रोथ को बढ़ाता है वो है साइटोकाइनिन। ठीक है, आपके कोर्स में हर एक ग्रोथ हार्मोन की डिस्कवरी, स्ट्रक्चर और उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। ठीक है, साइटोकाइनिन जैसा कि नाम है, काइनिन का मतलब होता है डिवीजन, काइनिन का मतलब होता है डिवीजन, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर डिवीजन। डिस्कवरी सबसे पहले हम पढ़ते हैं। डिस्कवरी के अंतर्गत आप पहला पॉइंट देखिए, स्कूग ने 1954 में स्कूग ने सबसे पहले बताया कि वास्कुलर टिश्यूज के अंदर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि पित्त की कोशिकाओं के अंदर, मज्जा की कोशिकाओं के अंदर सेल डिवीजन करता है। ये सबसे पहले स्कूग ने बताया। ठीक है, जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है। सेकेंड, 1954 में उसी समय मिलर ने क्या किया कि हैरिंग का जो स्पर्म था उसका डीएनए निकाला ऑटोक्लेव करके। क्या किया? हैरिंग स्पर्म का डीएनए निकाला ऑटोक्लेव करके। उस डीएनए से फर्स्ट टाइम उन्होंने एक पदार्थ, एक सब्सटेंस क्रिस्टलाइज फॉर्म में आइसोलेट किया जो कि सेल डिवीजन करता था या सेल डिवीजन को प्रेरित करता था। तो क्या किया मिलर ने? सबसे पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने क्रिस्टलाइज फॉर्म में इस पदार्थ को, सब्सटेंस को निकाला। क्रिस्टलाइज फॉर्म का कहाँ से निकाला? क्रिस्टलाइज फॉर्म में हैरिंग का जो स्पर्म था उसका जो डीएनए प्राप्त किया ऑटोक्लेव करके। ऑटोक्लेव मशीन होती है, उस ऑटोक्लेव से जो डीएनए प्राप्त हुआ ऑटोक्लेव के बाद में उस डीएनए से उन्होंने एक पदार्थ को आइसोलेट किया क्रिस्टलाइज फॉर्म में जो कि सेल डिवीजन को प्रेरित करता है या इंड्यूस करता है। फिर 1956 में 2 साल के बाद मिलर और उसके साथियों ने मिलकर, मिलर एंड एटॉल, उसके साथियों ने मिल करके क्या किया? उन्होंने ये बताया कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो सेल डिवीजन में बहुत ज़्यादा प्रभावी है, जो सेल डिवीजन को प्रेरित करता है। बहुत छोटी सी मात्रा में भी यदि मौजूद होता है ये सब्सटेंस तो वो सेल डिवीजन करता है, बहुत इफेक्टिव तरीके से सेल डिवीजन करता है। और मिलर एंड एटॉल ने इसको नाम दिया काइनेटिन। क्या नाम दिया इस सब्सटेंस को? काइनेटिन। ठीक है, लेकिन ये नाम 1963 में चेंज कर दिया गया। काइनेटिन तो पहले बोला जाता था, आज भी बोलते हैं, लेकिन जो बिल्कुल अप्रूव्ड जो नाम है विश्व में, जिसको अप्रूवल मिला है, वो है साइटोकाइनिन, जो कि लीथम ने दिया था 1963 में। इसके पीछे भी कारण ये था कि काइनिन और काइनेटिन जैसे कई सारे सब्सटेंस है एक जैसे, जिनका स्ट्रक्चर सेम है लेकिन वो साइटोकाइनिन की तरह बिहेव नहीं करते, इसलिए नाम चेंज करके साइटोकाइनिन कर दिया गया। ठीक है, इसकी जो परफेक्ट जो डेफिनेशन है वो स्कूग और मिलर ने 1965 में दी थी। स्कूग एंड मिलर ने डेफिनेशन दी 1965 में कि ये ऐसा केमिकल है जो प्लांट के सभी ऑर्गन्स में सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। ऐसा केमिकल जो प्लांट के सभी ऑर्गन्स के अंदर सेल डिवीजन को प्रमोट करता है उसे साइटोकाइनिन कहते हैं। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी साइटोकाइनिन का स्ट्रक्चर। साइटोकाइनिन का जो स्ट्रक्चर है आपको अभी क्लियरली दिख रहा है ब्लैक बोर्ड पे। ये जो स्ट्रक्चर है साइटोकाइनिन का, इसमें बेस जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये प्यूरिन बेस है। आपने डीएनए के अंदर पढ़े होंगे ना, 4 प्रकार की बेसेस होती हैं, एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन और ग्वानिन। जो एडेनिन, जो प्यूरिन बेस है, डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन बेस एडेनिन, प्यूरिन बेस है एडेनिन। ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है, ये आपको जो दिख रहा है। इसमें देखो 9th पोजीशन पे एक साइड चेन लगी हुई है। 9th पोजीशन कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9th ये आप इस तरीके से लिखोगे कि साइटोकाइनिन जो हार्मोन है इसका जो स्ट्रक्चर है वो डेरिवेटिव है किसका? प्यूरिन बेस एडेनिन का, जिसके 9th पोजीशन पे एक साइड चेन जुड़ी रहती है। ऑल साइटोकाइनिन्स हैव प्यूरिन रिंग विद अ साइड चेन एट 9th पोजीशन, साइड चेन एट 9th पोजीशन। और ये साइड चेन जनरली कौन सी होती है?
फॉस्फोराइल सब्स्टिट्यूएंट होता है। ये फॉस्फोराइल का सब्स्टिट्यूएंट है जो 9th पोजीशन पे लगा रहता है। ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा सेम रहेगा प्यूरिन बेस का। बाकी ये जो साइड चेन है ये चेंज होती रहती है क्योंकि बहुत प्रकार की साइटोकाइनेन्स डिस्कवर की जा चुकी हैं। तो उसमें जो बेसिक डिफरेंस है, ये वाला जो बेसिक जो आपको जो दिख रहा है ये एडेनिन जो प्यूरिन बेस है ये सेम रहेगा और ये साइड चेन चेंज होती रहेगी और कई प्रकार की साइटोकाइनेन्स बन करके तैयार होती है। सिर्फ ये साइड चेन चेंज होती है। ये काइनेटिन का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि और भी कई प्रकार की साइटोकाइनेन्स जो है डिस्कवर की जा चुकी हैं। लीथल ने जियाटिन को डिस्कवर किया था, आप लिख सकते हैं। लीथम ने सबसे पहले जियाटिन को डिस्कवर किया था। इसके बाद और भी डिस्कवरीज हुई अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, जैसे डाईहाइड्रोजियाटिन, ये भी एक साइटोकाइनिन है, डाईहाइड्रोजियाटिन। एक है बेंजाइल एडेनिन, एक और साइटोकाइनिन है बेंजाइल एडेनिन। एक है इथॉक्सी इथाइल एडेनिन, दूसरी है इथॉक्सी इथाइल एडेनिन। और लास्ट एक और नाम लिख सकते हैं आप, टेट्राहाइड्रो पाइरानाइल बेंजाइल एडेनिन। टेट्राहाइड्रो पाइरानाइल बेंजाइल एडेनिन। ये कई प्रकार की साइटोकाइनेन्स हैं जिसमें ये साइड चेन का बस डिफरेंस आता है। बाकी ये प्यूरिन की एडेनिन बेस सेम रहती है। अब आपको बताएं कि जो साइटोकाइनिन है मैक्सिमम इसकी जो सिंथेसिस होती है वो रूट के अंदर होती है। रूट के अंदर इसकी सिंथेसिस होती है और रूट से ये सारे प्लांट के अंदर पहुंचाई जाती है जाइलम के द्वारा। जाइलम टिश्यू इसको सारे प्लांट्स के ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं। कहाँ से? रूट से। और इसकी सबसे ज़्यादा मात्रा ग्रोइंग एम्ब्रियो और फ्रूट्स के अंदर पाई जाती है। साइटोकाइनिन की सबसे अधिक मात्रा ग्रोइंग एम्ब्रियो एंड फ्रूट्स में पाई जाती है। अब आपको बताती हूँ काइनेटिन यानी साइटोकाइनिन की फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। ये फिजियोलॉजी को कैसे प्रभावित करते हैं, प्लांट्स की फिजियोलॉजी को प्रभावित कैसे करते हैं, आप देखिए एक एक करके मैं आपको समझाती जाती हूँ। सबसे पहले आपको जैसा कि बताया है सेल डिवीजन। मेन तो इसका जो रोल है साइटोकाइनिन का प्लांट्स में वो सेल डिवीजन है और इसीलिए बहुत सारे लोअर प्लांट्स और हायर प्लांट्स में साइटोकाइनिन को ट्रू सेल डिवीजन फैक्टर कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच इज द हार्मोन विच इज कॉल्ड एज ट्रू सेल डिवीजन फैक्टर। हायर प्लांट्स और लोअर प्लांट्स सभी में नहीं लेकिन मैक्सिमम में इसको ट्रू सेल डिवीजन फैक्टर कहा जाता है। आप ये देखेंगे कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स बहुत फास्ट डिवीजन के स्टेट में होते हैं, बहुत फास्ट डिवाइड करते हैं और मेरिस्टेमेटिक जोन में डिवीजन के लिए साइटोकाइनिन ना भी हो तो वहाँ पे डिवीजन चलता रहता है। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ, ये साइटोकाइनेंस अपना जहाँ भी काम करेंगे वहाँ उनको साथ में ऑक्सिन जरूर चाहिए। ऑक्सिन की मौजूदगी होनी चाहिए और साइटोकाइनिन बहुत कम मात्रा में यूज होती है। अगर ऑक्सिन नहीं होगी तो साइटोकाइनिन अपना काम नहीं कर पाते। तो इसलिए आप इसको शुरू में ही ऐड कर लीजिए कि साइटोकाइनिन को फंक्शन करने के लिए, चाहे सेल डिवीजन है, चाहे सेल एनलार्जमेंट है या जो भी आगे के फंक्शंस हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, उसको अपने साथ में ऑक्सिन की मौजूदगी जरूर चाहिए साइटोकाइनिन को। और साइटोकाइनिन बहुत ट्रेस मात्रा में, बहुत कम मात्रा में चाहिए होती है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया मेरिस्टेमेटिक जोन तो डिवीजन करते हैं बिना साइटोकाइनिन के भी, लेकिन नॉन मेरिस्टेमेटिक जोन में डिवीजन तभी होता है जब उसमें साइटोकाइनिन और ऑक्सिन मौजूद होते हैं। नॉन मेरिस्टेमेटिक जोन बिना साइटोकाइनिन ऑक्सिन के डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये हो गया सेल डिवीजन। नेक्स्ट आता है सेल एनलार्जमेंट, सेल की साइज का बढ़ना, सेल का खिंचाव। सेल की साइज कब बढ़ेगी? जब मैंने पहले भी बताया था सेल वॉल की प्लास्टिसिटी बढ़ जाती है। जिब्रेलिन सेल वॉल की प्लास्टिसिटी को चेंज करते हैं तो इलास्टिक हो जाती है और वो एक्सपेंड होती है और सेल की साइज बढ़ती है, लंबाई बढ़ जाती है। तो साइटोकाइनेंस भी जिब्रेलिन और ऑक्सिन की तरह सेल एनलार्जमेंट में मदद करते हैं। बहुत सारे वर्कर्स ने बताया है कि ये भी ऑक्सिन और जिब्रेलिन की तरह साइटोकाइनिन हेल्प्स इन सेल एनलार्जमेंट। अब अरोरा और उसके साथियों ने 1956 में बताया कि जो टोबैको यानी तंबाकू की जो जड़ होती है उसके जो कॉर्टिकल सेल्स हैं, अगर उनमें साइटोकाइनिन आ जाए तो साइटोकाइनिन की वजह से कॉर्टिकल सेल्स की जो लंबाई है वो अपने नॉर्मल साइज से 4 गुना अधिक हो जाती है।
इट एनलार्जेस 4 टाइम्स ज़्यादा इनकी लंबाई बढ़ जाती है। किसकी? टोबैको के रूट की कोशिकाओं की जो लंबाई है वो 4 गुना अपने नॉर्मल साइज से बढ़ जाती है यदि उनको साइटोकाइनिन दे दी जाती है। नेक्स्ट जो रोल है और साइटोकाइनिन का उसमें है मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है बनना, निर्माण होना, और मॉर्फो का मतलब मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, किसी भी ऑर्गन का निर्माण उसको कहते हैं मॉर्फोजेनेसिस। जनरली जब हम लेबोरेटरी के अंदर जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो कल्चर बनाते हैं, कल्चर किसी भी सेल से बनाया जा सकता है, पिथ कल्चर हो सकता है, स्टेम कल्चर हो सकता है, बड कल्चर हो सकता है, और इस कल्चर में से डिफरेंट ऑर्गन्स बन के तैयार होते हैं। आप देखिए साइटोकाइनिन किस तरह मॉर्फोजेनेसिस को प्रभावित करती है। स्कूब और मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किए टोबैको के पिथ कल्चर में, लेबोरेटरी में उन्होंने तंबाकू के जो पिथ के जो सेल्स थे उनको कल्चर मीडियम में डाला। इस कल्चर मीडियम में हमें सारे न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ते हैं, हार्मोन्स डालने पड़ते हैं। इसमें रेशियो देखना पड़ता है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का जो रेशियो अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है तो कौन सा ऑर्गन बन रहा है वो भी प्रभावित हो जाता है। इसको कहते हैं मॉर्फोजेनेसिस। इन्होंने देखा स्कूब और मिलर ने टोबैको के पिथ कल्चर में, जब उन्होंने ऑक्सिन की मोर साइटोकाइनिन देन ऑक्सिन, यानी ऑक्सिन की मात्रा से ज़्यादा साइटोकाइनिन की मात्रा डाली तो जो बड निकली उस पिथ में से, उस बड से शूट बनना शुरू हो गया। ठीक है, उस बड से क्या बनना शुरू हो गया? शूट। कब? जब साइटोकाइनिन की मात्रा ऑक्सिन से ज़्यादा थी। इसके विपरीत यदि ऑक्सिन की मात्रा साइटोकाइनिन से ज़्यादा कर दी, यानी ऑक्सिन ज़्यादा है और साइटोकाइनिन कम है, तो उसमें क्या हुआ कि रूट जो बड थी उससे रूट्स बनने शुरू हो गए। क्या हो गए? उससे रूट्स बनने शुरू हो गए। तो ये ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की मात्रा का जो रेशियो है उसके थोड़े से भी ऊपर नीचे होने से जो ऑर्गन बन रहा था वो चेंज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज मॉर्फोजेनेसिस, जो कि लेबोरेटरी में स्कूब और मिलर ने पता किया। उसके बाद काउंटरेक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस आता है, यानी एपिकल डोमिनेंस का मतलब आप समझ लीजिए जब कोई प्लांट ग्रो करता है, जैसे आपने देखा होगा हम जैसे गुलाब के पौधे को उगाते हैं तो उसकी ट्रिमिंग करनी पड़ती है, बार बार उसकी हमें कटिंग करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? अगर कटिंग नहीं करेंगे तो वो लंबा होता चला जाएगा, ऐसे चौड़ाई में नहीं फैलेगा, क्योंकि जो शीर्ष की जो बड्स होती हैं, जो एपिकल बड्स होती हैं, वो लेटरल बड्स को ग्रो नहीं करने देती हैं। इसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। तो अगर हम लेटरल बड्स में साइटोकाइनिन डाल दें तो वो प्लांट की जो एपिकल डोमिनेंस है, यानी एपेक्स वाली बड की जो डोमिनेटिंग नेचर है वो खत्म हो जाती है और लेटरल बड्स अपने आप ग्रो करती है। तो लेटरल बड्स पे अगर डायरेक्ट हम साइटोकाइनिन टॉप बिल्कुल उसके ऊपर ही डाल दें तो एपिकल डोमिनेंस का असर खत्म हो जाता है। समझ गए? और यदि वो हम लेटरल बड के टिप पे न डाल के थोड़ा सा भी नीचे डालेंगे तो वो अपना असर नहीं दिखाएंगे। तो हम ये कहना चाहेंगे कि साइटोकाइनिन्स एपिकल डोमिनेंस के असर को खत्म कर देती हैं। नेक्स्ट, साइटोकाइनिन का इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलेइंग ऑफ सेनेसेंस या रिचमंड लैंग इफेक्ट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिचमंड लैंग इफेक्ट किसे कहते हैं। क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि प्लांट की एज हो जाती है, एजिंग हो जाती है, बहुत अधिक एज का होता है तो उसकी पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा ना, पेड़ पे भी कई सारी पत्तियां पीली हो जाती है क्योंकि उम्र हो जाती है। और पीली कब पड़ती है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, टूट जाती है, प्रोटीन्स टूट जाती हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि डिटैच लीव्स ऑफ जेंथियम की जो पत्तियां थी उनको तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद पत्ती बहुत ज़्यादा जल्दी से क्या हो जाती है? पीली पड़ जाती है, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट्स मिलने बंद हो गए। लेकिन उस टूटी पत्ती में अगर ऊपर से व्हेन ट्रीटेड विद साइटोकाइनिन, ऊपर से साइटोकाइनिन डाल दी तो सेनेसेंस डिले हो गया, यानी पीलापन उसका डिले हो गया। ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल और प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ये पूरा का पूरा प्रोसेस डिले हो जाता है साइटोकाइनिन के डालते ही। साइटोकाइनिन के पड़ते ही क्लोरोफिल का ब्रेकडाउन, प्रोटीन का ब्रेकडाउन और न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए का ब्रेकडाउन, ये डिले हो जाता है और पत्ती लंबे समय तक टूटने के बाद भी हरी बनी रहती है। साइटोकाइनिन डालने का सेनेसेंस उसमें नहीं होता। इसको कहते हैं रिचमंड लैंग इफेक्ट, डिलेइंग ऑफ सेनेसेंस या रिचमंड लैंग इफेक्ट।
छठा है प्रमोट सीड जर्मिनेशन। बहुत सारी सीड्स को मैंने बताया था, कई सारे रिक्वायरमेंट होते हैं सीड जर्मिनेशन के उगने के लिए। सीड्स को कई को लाइट चाहिए होती है, किसी को चिलिंग टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे लेट्यूल्स की सीड्स है, इनको लाइट चाहिए होती है। अगर लाइट ना देके हम साइटोकाइनिन दे दें तो भी ये सीड्स उग जाएंगी, यानी साइटोकाइनिन ने लाइट के रिक्वायरमेंट को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करते हैं साइटोकाइनिन से। यदि बाहर से दिए जाते हैं तो कुछ सीड्स में सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करके सीड को जर्मिनेशन के लिए मदद करती है साइटोकाइनिन्स। लास्ट जो इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है एंथोसाइनिन सिंथेसिस। ये एक पिगमेंट होता है एंथोसाइनिन, जो प्लांट्स को रेड कलर, पिंक कलर, पर्पल कलर, ब्लू कलर देता है। एंथोसाइनिन की वजह से पिगमेंट्स, कौन सा कलर मिलता है प्लांट को? रेड कलर है, पिंक कलर है, ब्लू कलर है, पर्पल कलर है। जब प्लांट्स के अंदर साइटोकाइनिन दी जाती है तो एंथोसाइनिन की सिंथेसिस भी बढ़ जाती है। इस तरीके से लेबोरेटरीज में, एक्सपेरिमेंट्स में जब कल्चर मीडिया बनाया जाता है तो जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ साइटोकाइनिन की वजह से एंथोसाइनिन की सिंथेसिस बढ़ जाती है। ये एक पिगमेंट है जिसकी सिंथेसिस बढ़ जाती है। तो अब आपका ये कंप्लीट हुआ साइटोकाइनिन हार्मोन। ये तीसरा हार्मोन कंप्लीट कर दिया है। और अब बचते हैं आपके इनहिबिटर्स, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, जो मैं अगली क्लास में लूँगी। थैंक यू वेरी मच बच्चों।